अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुफियान इकराम। आज हम आईसीएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के एक नए लेक्चर में मौजूद हैं। और आज का लेक्चर चूँकि लास्ट वाले लेक्चर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी एसडीएलसी का एक ओवरव्यू देखा था। और जिसमें जो है वो एक बिजनेसमैन और एक प्रोजेक्ट मैनेजर इनके दरमियान एक कन्वर्सेशन हुई। और प्रोजेक्ट मैनेजर को बिजनेसमैन ने एक अपना सिस्टम के बारे में बताया कि भाई मैं एक नया सिस्टम डेवलप करवाना चाह रहा हूँ। तो उस हवाले से फिर हमने उस सिस्टम की डेवलपमेंट के हवाले से ये तमाम के तमाम स्टेप्स जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए और उनके बारे में एक बड़ा ब्रीफ सा ओवरव्यू सबका देखा। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिटेल में जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि सिस्टम होता क्या है। तो जैसे हमारे पास सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। व्हाट इज सिस्टम? अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ combination of some related components that interact with each other and perform some specific task. कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कुछ डाटा देते हैं, कुछ डाटा लेते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। एग्जाम्पल वही फार्मेसी की लेके चलते हैं। तो फार्मेसी में लेट्स से कि एक कस्टमर एंटर हुआ, उसने आके कुछ मेडिसिन को डिमांड किया। अब एम्प्लॉय ने मेडिसिन को निकाला और उसको बिलिंग सेक्शन पे ले गया। बिलिंग सेक्शन पे जाके उसको कस्टमर ने अपने पैसे पे किए और उसको उसकी मेडिसिन मिल गई और उसको उसका बिल भी दे दिया गया। अब ये एक टास्क परफॉर्म हुई है। इसमें हर वो चीज जो इन्वॉल्व है वो इस सिस्टम का कंपोनेंट है। मतलब ये कि एक कस्टमर इसका कंपोनेंट है। जो एम्प्लॉय था जिसने सामान निकाल के दिया, मेडिसिन निकाल के दी, मेडिसिन इटसेल्फ एक कंपोनेंट है। अब वो जिस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में उसका बिल बना वो कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट है। और फिर उसके बाद उससे जो बिल जनरेट हुआ वो बिल जो है वो इस सिस्टम का कंपोनेंट है। तो सिस्टम का कोई भी जो सिस्टम है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अब जैसे यहाँ पे बताता है, कहता है अ सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग नेसेसरी कंपोनेंट्स। कुछ हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, लोग हो सकते हैं, कोई डाटा या इंफॉर्मेशन हो सकती है और कोई कम्युनिकेशन सेटअप हो सकता है। अब इसी एग्जांपल को इन एग्जांपल्स में मैप कर लें। हार्डवेयर हमारी जो फार्मेसी वाली एग्जांपल है, इसमें हार्डवेयर क्या है? हमारा जो कंप्यूटर था वो उसका हार्डवेयर है। और उस कंप्यूटर के अंदर वो जो बिलिंग सिस्टम चल रहा है, जो जिसने बिल को जनरेट किया वो उसका सॉफ्टवेयर है। और जो यूजर मतलब ये कि एम्प्लॉय जिसने उस सिस्टम का इस्तेमाल करके बिल जनरेट किया, ठीक है, वो उसके बाद हमारे पास जो एम्प्लॉय और इसके अलावा जो कस्टमर एंटर हुआ था वो भी आपके पास पीपल या यूजर्स में आ जाता है। अब डाटा या इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि उसने कौन सी मेडिसिन ली है, ठीक है, वो कितने की थी। और कम्युनिकेशन सेटअप ऑब्वियसली लेट्स से कि अगर दो कंप्यूटर्स पड़े होते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो एक से बिल निकला है उसकी एंट्री या उसकी डेटाबेस या उसकी डिटेल दूसरे कंप्यूटर में भी ऑब्वियसली जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या है कि उन दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन का कोई ना कोई सेटअप होगा, कोई नेटवर्क बना होगा। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि एक सिस्टम में मौजूद होते हैं। Our main discussion here is to focus on application of system software development process, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है हमारा मेन फोकस क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब ये आ गया हमारे पास SDLC, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। या फिर अब चूंकि फोकस हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है तो इसीलिए यहाँ पे इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी लिखा है, ठीक है। टू डेवलप अ सिस्टम सेवरल डिस्टिंक्ट फेजेस आर टू बी वर्कड आउट। For this purpose, SDLC was developed, which is organized way to develop a successful system. अब ऑर्गेनाइज्ड वे से क्या मुराद है? मतलब आप ये देखें कि ये चीज रैंडमली भी की जा सकती थी, ठीक है। एनालिसिस का प्रोसेस पहले कर लिया, कोडिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, और अभी कोडिंग आती हुई है तो टेस्टिंग का फेज स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जो सारा एजाइल मेथड है इसके थ्रू हमारा एक सक्सेसफुल सिस्टम नहीं बन सकता।
हमेशा जो चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं वही सक्सेसफुल होती है। जैसे इंसान की भी बात है, जितना इंसान ऑर्गेनाइज होगा उतना ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेसफुल होगा। इट इन्वॉल्व 5 फेजेस। अब इसके 5 बेसिक जो फेज है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। अब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द सिस्टम एज डिस्कस बिलो। कि वो बता रहे हैं कि जो नीचे पॉइंट्स बताए गए हैं ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में निकाली जाती हैं। क्या किया जाता है? सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, यानी जो पहले सिस्टम चल रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोसेस को समझा जाता है। द सिस्टम इज टू बी आइडेंटिफाइड एट दिस स्टेज। एट दिस स्टेज यानी अभी नया सिस्टम नहीं लगा, पुराना ही चल रहा है, तो यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एवरीथिंग डन इन फ्यूचर विल डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन। अच्छा, अब सारे का सारा काम वो कह रहे हैं कि इस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है इसके अंदर ही, इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टम स्कोप। द स्कोप ऑफ द सिस्टम इज एस्टेब्लिश एट दिस स्टेज। समटाइम्स इट becomes necessary to curtail the product to certain the limits due to the financial, political or time constraints। यानी होता यूं है कि आपका स्कोप क्या है। सबसे पहले स्कोप समझ लेते हैं, सिस्टम का स्कोप क्या है। स्कोप से मुराद ये कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है इसका स्कोप किन किन चीजों से इफेक्ट होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल वही बिजनेसमैन आके जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर को यानी आपको बताता है कि यार मैंने जो फार्मेसी खोली है उसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेट्स से वो कहता है यार बिलिंग सिस्टम होना चाहिए, वो कहता है कि मेरे पास इन्वेंट्री सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है कि स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास मेरे से जितने कस्टमर आते हैं उनकी डाटाबेस बननी चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे। इसके अलावा वो कहता है कि मेरे पास यार इस सिस्टम के अंदर मेरे जितने एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज और सैलरी की कैलकुलेशन, और मेरे पास इन फ्यूचर सिस्टम के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि खुद फोरकास्ट करें, यानी बताएं कि भाई इन फ्यूचर ये बीमारी जो है ना वो अराइज कर रही है, इनके हवाले से जो मेडिसिन हैं वो आप ज़्यादा कर दें। ठीक है, तो यानी इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स आ सकते हैं। अब लेकिन जो बिजनेसमैन है वो कहता है यार ये इतने पैसे नहीं मैंने लगाने हैं। ठीक है, तो वो कहता है अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है सिस्टम कम कर देते हैं, हम ऐसा करते हैं ये जो फोरकास्ट करने वाला सिस्टम है ये नहीं लगाते, पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है इसके अलावा टाइम कंस्ट्रेंट, लेट्स से कि यार इतना बड़ा सिस्टम बनाने का टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सिस्टम का स्कोप डिफाइन किया जाता है। कर्टाइल, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ कर्टाइल। कर्टाइल का मतलब होता है काट छांट करना। ठीक है, कमी कर लेना। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम का जो स्कोप है वो डिफाइन किया जाता है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, अब सिस्टम आपने जो पहले देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बताने हैं यहाँ पे कि आपके पास एक नया सिस्टम क्या है। एक नहीं है वो, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एक नहीं हो सकता, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से फिर जो है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी को जो है वो फिगर आउट कर लिया जाता है। देयर में बी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू डेवलप द सिस्टम। देयर में बी अल्टरनेट सॉल्यूशंस टू डेवलप द सिस्टम। Identify all those and choose the best one. The best strategy in this regard would be to interview the concerned people inside the organization, clients or customers of the system, suppliers, consultants. We want also watch to the competitors what they are doing for the same type of systems. यानी अब क्या है, आप जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है वो कैसे डेवलप करते हैं, वो आप उन लोगों से इंटरव्यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि एम्प्लॉय के पास एक बंदा जाता है, वो कहता है यार ये जो आपकी फार्मेसी है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, वही आपको 50 मशवरे दे देगा। और जनाब इसके अंदर जनाब मैं आता सुबह 10 बजे हूँ, तो क्या नाम है मेरी जो हाजिरी है वो 10:30 बजे की लगती है। ये बड़ा सिस्टम खराब है। सिस्टम होना सही करने के लिए जनाब ऑटोमेटिक हाजिरी का सिस्टम होना चाहिए। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपके पास इंटरव्यूज करने से आ सकते हैं।
तो बहुत सारे सॉल्यूशंस या स्ट्रेटजीज जो है ना वो आपके इंटरव्यूज करने से आ सकती हैं। इसके अलावा आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। खुद ऑब्जर्व करने के अलावा कंपिटिटर्स को देख लें, एक और फार्मेसी खुली है, उस फार्मेसी के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, वही वैसा ही उसको जाके स्टडी करते हैं और वैसे ही लाके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सारी की सारी चीज़ें डिसाइड हो गई तो फिजिबिलिटी स्टडी, वी वांट टू सी द फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड टाइम फ्रेम वैलिडिटीज टू गो अहेड फॉर द सिस्टम। ये सारी की सारी चीज़ें पहले डिफाइन होती हैं। आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, लीगल इश्यूज क्या है, टाइम फ्रेम क्या है कि कितनी टाइम में आपको चाहिए। देयर में बी सम सोशल एंड टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स टू बी कंसीडर्ड आल्सो। सोशल या टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स से मुराद आप कह सकते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक सिस्टम है जो जिसको टाइम ज़्यादा लगना है, ठीक है, तो उसको अंडर कंसिडरेशन रखा जाएगा। लेट्स से कि छुट्टियां आ सकती हैं अंदर, तो ये सारी की सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए फिजिबिलिटी को तैयार किया जाता है। अब फिजिबिलिटी स्टडी अच्छे तरीके से करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रीलिमिनरी प्लान। अब जब हमने जो ऊपर सारी की सारी चीज़ें की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे वाइंड अप हो जाएंगी और एक फाइंडिंग हमें मिल जाएगी। तो देखें कहता है हेयर वी नीड टू वाइंड अप ऑल द फाइंडिंग्स एंड सबमिट एज रिटन डॉक्यूमेंट फॉर द अप्रूवल। यानी आपने ऊपर जो फिजिबिलिटी की है और ये जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं, सिस्टम का स्कोप डिफाइन किया है, सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन की, ये सारी की सारी चीज़ें अब एक रिपोर्ट की शक्ल में आ गई हैं। द रीडर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, यानी ये जो डॉक्यूमेंट ये रिपोर्ट बनी है, द रीडर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो नोन एज फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यानी जो रिपोर्ट हमने बनाई है इसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं, आर टॉप मैनेजर्स हु विल देन डिसाइड अबाउट द फ्यूचर एक्शन इज टू बी टेकन बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के ऊपर सब कुछ बेस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फिजिबिलिटी रिपोर्ट। They might would be to make few amendments in this project or shelf depending on the whole preliminary investigation। अब वो जारी बात है इसके ना कोई अमेंडमेंट्स करवाना चाह सकते हैं, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट्स आप करेंगे। अब आपके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रीलिमिनरी प्लान के अंदर जो कि तैयार की है हमने वो डिफाइन हो गई है। अब जनाब सिस्टम का एनालिसिस पे आ जाए। नेक्स्ट स्टेप है सिस्टम का एनालिसिस। यहाँ पे हमने जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है वो अप्रूव हो गई है, मैनेजर्स ने सब ने अप्रूव कर दिया है कि भाई ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर इन टेक्निकलिटीज़ के साथ, इन पॉलिटिकल इश्यूज के साथ हम ये सिस्टम इंशाल्लाह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अप्रूवल हो गई। अब सिस्टम बनाने के लिए सिस्टम का एनालिसिस स्टार्ट किया जाता है। Here the analyst will conduct the following activities। क्या करते हैं एनालिसिस? दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे यानी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स, बिजनेसमैन ने जो रिक्वायरमेंट्स दी थी हमें, उन सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को का एनालिसिस किया जाता है। क्या एनालिसिस किया जाता है? Here the analyst would sum up the requirements of the system from the user and managers। यूजर से या मैनेजर्स, यानी जो बिजनेसमैन के मैनेजर्स थे, उनसे जितनी रिक्वायरमेंट्स आई थी वो सारी की सारी अच्छे तरीके से एनालाइज की जाती हैं कि एक्चुअली चाह क्या रहे हैं। द डेवलप्ड सिस्टम शुड सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये फुलफिल होंगी तो ही हमारा सिस्टम बेहतर होगा ना। तो इन रिक्वायरमेंट्स को हमेशा हमने दिमाग में रखना और इनका अच्छे तरीके से एनालाइज यहाँ पे हम सिस्टम को बनाने से पहले ही कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डाटा गैदरिंग का। फॉर दिस एक्टिविटी द सिस्टम एनालिस्ट यूज डिफरेंट टूल्स एंड मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टेक्निक से इस्तेमाल की जाती हैं। अब वो कौन कौन सी टेक्निक है डाटा गैदरिंग के लिए? रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके रिटर्न डॉक्यूमेंट जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़ा अहमियत के हामिल होते हैं। इन केस वी वांट टू कंप्यूटराइज द एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम। अब मैनुअल सिस्टम लेट से खाता सिस्टम चल रहा था, सर जनाब बिल जो है ना वो सारा बिल बुक पे बनाया जाता था। अब वो बिल बुक क्या है? वो उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट है। एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम और अपग्रेड द एग्जिस्टिंग कंप्यूटराइज सिस्टम। Much of the handful information can be made available using these documents। अब वो जो आपके पास बिल बुक है
उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो बिल अब आप कंप्यूटराइज तरीके से जनरेट करेंगे तो उस बिल के अंदर क्या क्या, तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर द रिपोर्ट्स, फॉर्म्स। वो एग्जांपल दे रहा है कि किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में आ सकता है। रिपोर्ट्स हो सकते हैं। फार्मेसी की बात करें ना तो हम कह सकते हैं कि मंथली सेल्स रिपोर्ट, एक महीने में कितनी मेडिसिन कौन सी ज्यादा बिकी। फॉर्म्स हो सकते हैं, मेमोज हो सकते हैं, बिजनेस प्लान्स हो सकते हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। यानी ये सारे के सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद दूसरी टेक्निक है हमारे पास इंटरव्यूज। इंटरव्यूज मतलब आप क्या करें कि उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर से, यूजर से, क्लाइंट से, सप्लायर से, सबसे जाके जो है वो इंटरव्यूज करना स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यूइंग द मैनेजर्स, यूजर्स या क्लाइंट्स, सप्लायर्स एंड कंपटीटर्स will help the analysis या designers to gain more knowledge about the system। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी। the the emphasis on the fact that question to be asked from them should be precise and relevant। मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाएं वो बड़े मुख्तसर हों, और उन मुख्तसर, ज़ाहिर बात है कि आप जनाब किसी से क्वेश्चन करते हो और आपको आंसर में पूरा जनाब जी 300 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख के दे देता, आप क्या कंक्लूड करेंगे? आप उससे कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपका क्वेश्चन भी बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए और उनका आंसर भी बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट, रेलिवेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चनर्स। शायद आपने भी कभी किसी सर्वे में हिस्सा लिया हो। जैसे आपके पास घरों में आते हैं, आके नॉक करते हैं, हाँ जी जनाब आप कौन सी पत्ती इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं या और उन क्वेश्चंस की बेस पे एक फॉर्म फिल कर रहे हैं। ये टेक्निक कहलाती है क्वेश्चनर्स की टेक्निक। इट मे बी डिफिकल्ट टू इंटरव्यू मैनी पीपल। यानी अगर आप इंटरव्यू करने बैठ जाएं और जनाब इंटरव्यू वाला हर एक सवाल का जवाब लंबा लंबा देता रहे और कंपनी भी जो है वो 500 लोगों की हो, तो आप तो इंटरव्यू नहीं सबके कर सकते ना। इतनी देर में आपने सिस्टम डेवलप कर लेना है जितनी देर में आप सारे के सारे एम्प्लॉयज के इंटरव्यूज करते बैठेंगे। तो क्या जी, मजीद अच्छी चीज, इट मे बी डिफिकल्ट टू इंटरव्यू मैनी पीपल, सो इट इज बेटर टू डिजाइन सम क्वेश्चनर्स to collect the information from as many people as we like। क्वेश्चनर्स ले लें। क्वेश्चनर्स में क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 4 ऑप्शन, बेहतर पे टिक कर लें। तो इस तरीके से सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं। दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड टू कलेक्ट द हैंडफुल डाटा, बट समटाइम्स द रिस्पॉन्स में बी एम्बिगुअस और इनसफिशिएंट। अब समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इंटरव्यूज में समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है। जबकि कुछ सिचुएशन में होता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। तो अब ये जो दोनों इंटरव्यूज और क्वेश्चनर्स हैं, इनको अल्टरनेटिवली यूज किया जा सकता है कि जिन जिन लोगों को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं उनके इंटरव्यूज ले लें, और जिनके आपको बस ज्यादा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए आप उनकी क्वेश्चनर्स ले लें, उनसे क्वेश्चनर्स के जरिए जो है वो इन्वेस्टिगेट कर लें। आगे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। द एनालिस्ट और हिज टीम में गो, यानी ये एक नई टेक्निक है, में गो एंड वॉच द वर्किंग बिहेवियर। आप जनाब जी जाके वहां फार्मेसी में बैठ जाएं और खुद देखते रहे कि क्या हो रहा है, ठीक है, बिहेवियर एंड सिमिलर थिंग्स टू नो मोर अबाउट द सिमिलर सिस्टम्स अराउंड। या आप किसी कंपटीटर की फार्मेसी में चले जाएं, आप जनाब जी एज अ कस्टमर किसी और की फार्मेसी में चले जाएं, तो आप वहां से सिस्टम को समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली वो सिस्टम चला रहे हैं। ही मे बी पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्विंग डिपेंड अपॉन द परमिशन ही गॉट फ्रॉम द अदर पार्टी। अब जारी बात है कि आप किसी भी अथॉरिटी में जाकर वहां पे एवं तो नहीं बैठ सकते, आपको परमिशन चाहिए। तो जितनी परमिशन मिलती है वहां जाके बैठें, ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन से सीखें। ये एक टेक्निक है डाटा को गैदर करने की। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पलिंग। इफ देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अच्छा, सैम्पलिंग बड़ी जबरदस्त टेक्निक है।
हर 50 लोगों में से एक बंदा उठा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उन 50 बंदों में से एक बंदा सैंपल के तौर पे उठा लिया। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के वाले से बात करें तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको पता है। तो लेट्स से कि आईटी डिपार्टमेंट में 10 बंदे काम कर रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट से यार 10 बंदों को इंटरव्यू कैसे करें, दो जो वहां पे ज्यादा इन्फ्लुएंस वाले बंदे हैं उनको उठा लो, ठीक है, उनको ले आओ। अब जब फाइनेंस वाले यार उसके अंदर 20 बंदे काम कर रहे हैं। अब 20 बंदों का सबका इंटरव्यू नहीं कर सकते, 3 बंदे ले आए वहां से जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर। अब क्या है, ये 5 बंदे हैं, ठीक है, ये एज अ सैंपल हमने उठा लिए। इनके जो रिजल्ट्स आएंगे बाकियों के लिए भी हम वही रिजल्ट को जो है वो अज्यूम करेंगे। ये एक टेक्निक है सैम्पलिंग की, डाटा गैदरिंग की। there were a large number of people or even involved in the system, it would be better to work on the portion of all of them and save time। तो ये बड़ी टेक्निक, अच्छी टेक्निक है अगर टाइम आपके पास थोड़ा है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। लेक्चर के वाले से कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरे सुफियान का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफिज़।